नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हनुमान जोड़ी मंदिर और रुद्रा कॉलोनी में हवन एवं भंडारे का हुआ आयोजन। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला को बताया बीजेपी की बी टीम। नहीं चलेगी निजी स्कूल्स की मनमानी, कक्षाओं में पढ़ानी होंगी एनसीईआरटी की पुस्तकें। महानिदेशक डॉक्टर साकेत कुमार ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, क्लासरूम और लैब में जरूरी सुविधाओं का लिया जायजा। अब खबरें विस्तार से। छोटी काशी में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हनुमान जोड़ीधाम मंदिर में हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि भंडारे में सभी लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ भोज करते हैं, जिससे भाईचारे को मजबूती मिलती है। वहीं रुद्रा कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में भी हनुमान जन्मोत्सव पर हवन यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। हनुमान जोड़ी मंदिर में जारी 21 दिवसीय श्री राम महायज्ञ का मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव पर हवन एवं भंडारे के साथ समापन हुआ। हवन के दौरान नागरिकों को जल एवं पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संस्कृति व स्वच्छता अपनाओ तथा भोजन व्यर्थ न करो सहित अन्य सामाजिक संदेश भी दिए गए। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ पहुंचे। 21 दिवसीय श्री राम महायज्ञ एवं सामाजिक संदेश कार्यक्रमों के दौरान सानिध्य मंदिर के महंत बाल योगी चरणदास महाराज का रहा। श्री सिद्धपीठ श्री हनुमान जोड़ीधाम मंदिर का 21वां विशाल महोत्सव हर साल मनाया जाता है और हर बार कुछ न कुछ हम ऐसा अच्छा करते हैं जिससे लोगों को अच्छा भी लगे, मंदिर भी अच्छा हो, मंदिर का सुंदरीकरण हो, शुद्धिकरण हो। तो इसमें हमने मंदिर को खूब सजाया है। 21 दिन से लगातार जो यज्ञ चल रहे थे उनकी पूर्णाहुति थी। भगवान को 56 भोग दिया गया है। भगवान राम जी की पूजा अर्चना की गई है और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक ये लगातार लोगों का जो है आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाबा के प्रति जिनकी आस्था है, कामना है, जिनकी श्रद्धा है, वो आते हैं और शाम तक अपना कहीं न कहीं जो मान्यता है, जो उन्होंने जो अर्जी लगानी है, जो प्रसाद लेना है, वो सभी तो प्रसाद भंडारा भी चल रहा है। आशीर्वाद भी भगवान से दिया जा रहा है। भगवान खुश रहें। और क्योंकि मंगलवार का दिन है, विशेष महत्व यह है कि हनुमान जयंती और मंगलवार हो तो कहीं न कहीं कई गुना इसका पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि रोजाना अलग अलग सामाजिक संदेश नागरिकों को दिए गए ताकि समाज के प्रति उनको कर्तव्य बोध करवाया जा सके। मंदिर के महंत बाल योगी चरणदास महाराज ने कहा कि हवन एक प्राचीन धार्मिक रीति है जो वेदों में उल्लिखित है। यह धार्मिक अनुष्ठान में अग्नि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका उद्देश्य देवताओं को यज्ञ दान के माध्यम से प्रसन्न करना होता है और समस्त भलाई और सुख की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। मेरा नाम सुरेंद्र भगत है। रुद्रा कॉलोनी गली नंबर 2 से हूँ मैं। हर साल जो है सभी भगतगण के सहयोग से भंडारा लगाया जाता है और ये जो है चौथा भंडारा है
भगवान की दया से, बालाजी की दया से भंडारा ही, और हम उनकी भगवान से आशीर्वाद करते हैं। तो जो है भगवान सही सलामत भंडारा चलाता है और कोई दिक्कत नहीं होती, हमेशा ही चलता रहे। हम भगवान से ये अरदास करते हैं। जागरण, कल जागरण है, हर साल जागरण भी होता है। भगवान के जो सब भजन कीर्तन होते हैं, सभी भक्तगण आते हैं और जो है सभी भक्तगण जागरण का, भगवान के भजनों का आनंद लेते हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर महंत चरणदास जी को बुलाया गया था और भवानी जी आए थे, वो पहले निकल गए थे और उन दोनों को सम्मानित मतलब आमंत्रित कर रहा था, आग्रह कर रहा था उन्होंने, भाई आप आओ जोत के लिए प्रज्वलित किया। हनुमान जन्मोत्सव पर पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा को विशाल भंडारे का, चौथे भंडारे का आयोजन किया गया, जो कि सभी भगतजन और सेवकगणों से मिलकर भंडारा लगाया गया। चैत्र पूर्णिमा से पहले दिन 14 को जागरण करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री महंत चरणदास जी ने जोत प्रज्वलित की और कुछ विचार रखे। पूरी रात जागरण का उच्चारण हुआ, भगवान के भजन कीर्तन किए गए। अगले दिन भंडारा सभी सेवकों ने मिलकर लगाया। रुद्रा कॉलोनी गली नंबर 2 विशाल भंडारा चौथा है। बाबा हनुमान की कृपा से आगे भी भविष्य में ऐसा होता रहेगा। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा में मनोहर लाल को बीजेपी का सबसे कमजोर उम्मीदवार बताया। साथ ही दिग्विजय ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से अपने प्रत्याशी राव बहादुर को सबसे मजबूत बताया और धर्मवीर को नकारा। वह श्रुति चौधरी को राजनीतिक पर्यटक बताकर चुटकी ली। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस बार बीजेपी सरकार का जाना तय है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा ईवीएम पर उठाए सवालों का समर्थन भी किया। लोकसभा चुनाव में नेताओं की जुबानी जंग अपनी चरम सीमा पर है। अब ये जंग बीजेपी और जेजेपी में भी शुरू हो चुकी है। ताजा उदाहरण भिवानी में देखने को मिला, जहां जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने हर पार्टी के हर नेता पर निशाना साधा। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने राहुल गांधी व प्रियंका गांधी द्वारा ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर सहमति दी। पूर्व सीएम मनोहर लाल द्वारा सिरफिरे कहने पर दिग्विजय ने कहा कि ये मनोहर लाल की कमजोर मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा व मनोहर लाल की साठगांठ नहीं हुई तो करनाल लोकसभा से मनोहर लाल व विधानसभा से नायब सैनी की हार निश्चित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का जाना तय है। झूठ नहीं है, ईवीएम पर सवाल सुप्रीम कोर्ट तक उठे हैं और आग वहीं लगती है जहां कहीं धुआं वहीं उठता है जहां कहीं कोई चिंगारी हो, और इस पर और क्लियरिटी की आवश्यकता है। जब बारकोड मैच करने की बात और वीवीपैट की बात आती है तो इलेक्शन कमीशन का जवाब जो है वो पूरा संतुष्ट करने लायक नहीं होता लोगों को। तो मैं ये मानता हूँ कि इस पे ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए। अगर देश डेमोक्रेसी है, देश में पूर्णतः डेमोक्रेसी है, तो इस पर जितनी पारदर्शिता होगी उतना जनता में विश्वास कायम होगा। अब ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना है कि जनता के विश्वास को जीतना है या नहीं। किसी को सिरफिरा कहना, किसी को इस तरह की बात कहना गलत है। हरियाणा का प्रत्येक जन हमारे परिवार का सदस्य है और अपने ही परिवार के लोगों को सिरफिरा कह देना, पागल कह देना, ये मनोहर लाल जी की गलत मानसिकता को दर्शाता है। मैं ये मानता हूं कि हरियाणा में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे कमजोर दावेदार है तो वो मनोहर लाल है। बेशर्ते भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल के बीच की जो साठगांठ है उसके हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा गया तो कांग्रेस और विपक्ष अच्छा मजबूत कैंडिडेट अगर उतारेगा तो मैं ये मानता हूं मनोहर लाल की हार निश्चित है। नायब सैनी की करनाल की सीट पर हार निश्चित है। अपने का विपक्ष मजबूत कैंडिडेट उतारे, चौटाला ने अपील की थी कि पूरा विपक्ष जो भी नहीं, ऐसे उनकी अपील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्वयं जो है कुरुक्षेत्र के अंदर बच्चा ये कह रहा है कि अभय सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वहां गए हैं। उनने जो भी कैंडिडेट जहां भी उतारे हैं, अभी 3 कैंडिडेट उतारे हैं, 3 में खुद भी वो स्वयं भी हैं, तीनों जगह उनके कैंडिडेट से भारतीय जनता पार्टी की मदद हो रही है। मैं जनता से कहूंगा इसका एनालिसिस करें। और हमारे 5 कैंडिडेट से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है, इसका भी एनालिसिस करें। तो गलतफहमी अभय सिंह चौटाला जी फैला रहे हैं। अभय सिंह चौटाला असली मायने में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मैं ये मानता हूं।
वो तो कह रहे हैं कि राव बहादुर सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट राव बहादुर सिंह जीत की ओर अग्रसर हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान इस सीट पर होगा। चौधरी धर्मवीर जी जो ये कहते थे कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, मैंने लोगों के काम नहीं करवाए, तो नाकारा जो लोग हैं जो काम नहीं करवा पाए उनको लोग चलता करने का काम करेंगे। जो राजनीतिक पर्यटक हैं श्रुति चौधरी जैसे, उनको लोग नहीं अपनाएंगे। और राव बहादुर सिंह जिसके काम भी बहादुर हैं, समाज सेवी है, मेहनती है, और तो और जिसने एजुकेशन को इस रिमोट एरिया में बढ़ावा दिया है। आज उनके 16-17 इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं। ऐसा व्यक्ति जो समाज के हर वर्ग से जुड़ा हुआ है, राव बहादुर सिंह की जीत को निश्चित से सुनिश्चित। लेकिन चर्चा है कि शायद वो जेजेपी को छोड़ देंगे। ये तो बड़ी अजीबोगरीब चर्चा है, हाइपोथेटिकल। ये किसने बताई आप मुझे? अभय सिंह ने अंदेशा जताया है। अभय सिंह का खुद का ही तय नहीं अभी तक। अभय सिंह जी, मुझे तो यहाँ तक लगता है कि अभय सिंह और मनोहर लाल खट्टर की बहुत गहरी सांठगांठ इस चुनाव में हो गई है और अभय सिंह चौटाला मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही काम करेंगे। वो जो भी कैंडिडेट उतारेंगे, वो जहां भी विपक्ष को नुकसान करने का प्रयास करेंगे, वो मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर करेंगे। निजी प्रकाशकों की किताबें लगवाने वाले स्कूलों की अब खैर नहीं है। शिक्षा विभाग की टीम अब इन स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए विभागीय कार्रवाई करेगी। शिक्षा निर्देशालय के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंडों के स्कूलों की चेकिंग के लिए आदेश जारी कर दिए हैं और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूलों में अवलोकन के लिए क्लस्टर टीमें भी भेजी जा रही है। टीम औचक निरीक्षण करते हुए 25 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से आदेश प्राप्त हुए हैं कि सभी स्कूल्स में जाकर यह जांचा जाए कि किस स्कूल में NCERT की पुस्तकों को दरकिनार कर निजी प्रकाशकों की पुस्तकें लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि अवलोकन के लिए क्लस्टर टीम्स स्कूल्स में भेजी गई हैं। स्कूल्स द्वारा लगवाई गई निजी प्रकाशकों की किताबें मिलने पर विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई स्कूल अभिभावकों पर दबाव बनाता है तो उनके कार्यालय में शिकायत दें। ऐसा करने वाले स्कूल के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी के आदेशानुसार 9/4/2024 को हमें आदेश मिला था कि सभी जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें NCERT की बुक्स लगाई जा रही हैं या नहीं लगाई जा रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है डायरेक्टर की तरफ से निर्देश थे कि सभी स्कूलों में चेक किया जाए। और कुछ कंप्लेंट्स भी आ रही थी लोकल अभिभावकों के द्वारा। कुछ कंप्लेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, डायरेक्टर के ऑर्डर्स को मद्देनज़र रखते हुए कि बुक्स जो हैं NCERT के अलावा जो है प्राइवेट पब्लिशर से लगाई जा रही हैं, तो उनको इंस्पेक्ट करने के लिए हमें जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी की तरफ से आदेश मिले और हमने उनको चेक करवाने के लिए क्लस्टर लेवल पर टीम्स जो हैं वो बनाई हैं। और क्लस्टर लेवल की जो टीम्स हैं वो सभी प्राइवेट स्कूल्स में NCERT की बुक्स का अवलोकन करने के लिए भेजी गई हैं। और यदि कोई भी स्कूल NCERT की बुक्स को नहीं लगाता है, यदि गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, तो उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ यह भी निर्देश दिया जाता है कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स पेरेंट्स के ऊपर दबाव बना करके किसी स्पेशल पब्लिशर की, किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स को खरीदने के लिए दबाव बनाएंगे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है की जाएगी, क्योंकि वो किताबें जो हैं पेरेंट्स के कंप्लेंट्स के मुताबिक बहुत ही महंगी हैं और अफोर्डेबल नहीं है। पेरेंट्स इतना पैसा वहन करने में असक्षम हैं। तो कोई भी पेरेंट्स जो है उनसे भी हमारा आग्रह है कि इस प्रकार की बुक्स ना खरीदें और सिर्फ NCERT की ही बुक्स खरीदें। और यदि कोई उनके ऊपर दबाव बनाता है तो हमारे कार्यालय में आकर के उनकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। हम उनके अगेंस्ट जो है जो भी नियमानुसार विभागीय कार्रवाई होगी वो जरूर अमल में लाएंगे। मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च विभाग हरियाणा के महानिर्देशक डॉक्टर साकेत कुमार ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया व जरूरी सुविधाओं का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज की एक्टिंग डायरेक्टर डॉक्टर गीता ने साकेत कुमार को व्यवस्थाओं की जानकारी दी। वहीं डॉक्टर साकेत कुमार ने नर्सिंग छात्राओं को उनकी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया।
महानिदेशक डॉक्टर साकेत कुमार ने सबसे पहले पुलिस लाइन के सामने नवनिर्मित बिल्डिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां क्लासरूम्स में जरूरी सुविधाओं, लैब, लिफ्ट, गर्ल्स हॉस्टल का जायजा लिया। उन्होंने प्रत्येक चीज को बड़ी ही बारीकी से देखा। इसी प्रकार से डॉक्टर साकेत कुमार ने चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल परिसर में अपग्रेड सिविल हॉस्पिटल फॉर मेडिकल कॉलेज भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ पर काउंटर, वेटिंग सुविधा, आईपीडी, ओपीडी, माइनर ओटी रूम देखा। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। डॉक्टर साकेत कुमार ने नर्सिंग हॉस्टल का भी दौरा किया। उन्होंने यहाँ पर पढ़ने वाली छात्राओं की समस्याओं के बारे में विस्तार से पूछा। ऐसा जी, मैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी डायरेक्टर जनरल हूँ और एक तो हमारी जो ये नई मेडिकल कॉलेज बना है उसकी बिल्डिंग मैंने देखी है, काफ़ी एडवांस स्टेज में है, तो उसको जल्दी कंप्लीट करा करके कोशिश करेंगे हम उसको वर्किंग करने की। दूसरा यहाँ का जो नर्सिंग स्कूल है वो देखा मैंने, उसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। वो एक बार मैं पहले नहीं आया था, मैंने देखा है इसको और इसमें जो भी कमियाँ हैं वो जल्दी से इसको दूर करने की काफ़ी कोशिश करेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स कई सारी हैं, बिल्डिंग भी बड़ी बुरी हालत में है, बच्चों की और भी समस्या हैं। तो सारी समस्याएं जो हैं वो जेन्युइन है और उसका समाधान करना डिपार्टमेंट का कर्तव्य है, हम उसको करेंगे। इसमें जो मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहा है इसके लिए जो इंस्पेक्शन की गई थी, कितना काम हो रहा है, और दूसरी जो प्रॉब्लम थी स्टाफ जो नर्सिंग स्टूडेंट है उनके रहने के लिए और टीचिंग के लिए व्यवस्था करने के लिए आज विजिट किया गया है, उसके दिशा निर्देश दी गई हैं। स्टूडेंट जो हैं हमारी एएनएम और जीएनएम की उनकी ग्रीवेंसेस थी, उनका ऑन द स्पॉट समाधान किया गया है और जैसे ही उसमें टाइम लगेगा उनकी समाधान का किया जाएगा। तो आज अच्छा विजिट रहा है और आशा करते हैं कि मेडिकल कॉलेज भिवानी के लिए जल्दी से जल्दी मिले। और अब एक खबर चलते चलते में आज हम बात करेंगे कुलदीप बिश्नोई की। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए बिश्नोई इन दिनों पार्टी में साइड लाइन है। भाजपा में जाकर उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को विधायक तो बनवा दिया, लेकिन ना तो वे उसे मंत्री बनवा पाए और ना खुद हिसार से लोकसभा की सीट ले पाए। ऐसे में उनको लगने लगा कि अब उनकी राजनीति खत्म होती जा रही है, तो पार्टी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए बाप बेटा ने चुनाव प्रचार से किनारा कर लिया। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस में जाने की चर्चाएं उठने लगी। इन चर्चाओं को भाजपा आलाकमान ने गंभीरता से लिया और बिश्नोई पर दबाव बनाया, तो बिश्नोई ने अपने एक्स हैंडल पर कांग्रेस में जाने की चर्चाओं का खंडन कर दिया। अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुलदीप बिश्नोई कोई बड़ा खेला खेल सकते हैं। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। हनुमान जोड़ी मंदिर और रुद्रा कॉलोनी में हवन एवं भंडारे का हुआ आयोजन। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला को बताया बीजेपी की बी टीम। नहीं चलेगी निजी स्कूल्स की मनमानी, कक्षाओं में पढ़ानी होंगी एनसीईआरटी की पुस्तकें। महानिदेशक डॉक्टर साकेत कुमार ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, क्लासरूम और लैब में जरूरी सुविधाओं का लिया जायजा। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।